कहते दोस्तों, इंसान के अंदर जब लत है एक बार घर करे तो समझ लो वह जो लत होता है छूटने का नाम नहीं लेता है। लेकिन उसी की वजह से कई लोगों को ज़िंदगी भी तबाह कर जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे होता है कि इंसान को ऐसा लत उसके अंदर घर कर जाता है जिसकी वजह से वह हमेशा हमेशा के लिए तीन ज़िंदगी को अपना निवाला बना लेता है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आता है, इसे सुनने के बाद लोगों के रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में और इस घटना की सच्चाई क्या है, इन सब की आप तहकीकात से जानकारी लेने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक आज ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप भी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर और साथ में फेसबुक को चैनल को भी फॉलो करें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जाना माना पूर्वी जिला पड़ता है आजमगढ़, और उसी के अंतर्गत एक जाना माना इधर इब्राहिमपुर और भलया गांव पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ ठीक 25 नवंबर का ही। अब सुबह का वही लगभग 8 बजे के आसपास का टाइम होता है। तो उसी वक्त जो होता है इधर अब भलवरिया गांव का रहने वाला मौके पर आसिम अहमद होता है। उसके परिवार उसके माता पिता भी होते हैं, ऑलरेडी शादीशुदा भी होता है। लेकिन अपने गांव के बाहर जब जाता है तो अपने खेत में पहुंचता है। पहुंचने के बाद उसके मन में विचार आता है कि चलो यहाँ छोटा सा एक गड्ढा, उसी में मछली मार लिया जाए। और तभी जो होता है अपने टिब्बिल पर पहुंचता है और वहाँ से एक जाल लेता है, और लेने के बाद फिर जो होता है उसी अब नाले के पास पहुँच जाता है। लेकिन जब जाल हलाना शुरू कर दिया, कहने लग जाता है काश हमारा अगर अपना दोस्त जो होता है अब इधर मौके पर इरफान होता है तो आज हमारी मदद कर देता और काफ़ी सारी मछलियाँ मार लेते हैं। लेकिन कोशिश करता है मारने का, लेकिन वह अकेलेपन होने की वजह से अब वह मछलियों का घेराव नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से कई बार चक्कर मारता है। लेकिन हर बार उसे अब अपने दोस्त इरफान की याद आती है, क्योंकि इरफान जहाँ भी होता है उसका हर काम सफल हो जाया करता था। लेकिन उसी वक्त इधर अनीस अहमद जो होता है हैरान हो जाता है कि हमें कोई ना कोई अब जुगाड़ पानी तो करना पड़ेगा। थक हार जाता है और तब फैसला लेता है कि चलो आखिर अपने दोस्त को बुला के लाएं, तब दोनों मिलकर आराम से इस काम को निपटाया जाए और काफ़ी तरह से मछलियों का सेवन किया जाए। ये सब सोच साच कर अब अनीस अहमद जो होता है उसी वक्त अपने गाँव में पहुँचता है और फिर इरफान के घर पहुँच जाता है। अब जब इरफान के घर जाता है तो जैसे ही अब दरवाजे पर पहुँचता देखता है कि दरवाजे का जो कपाड़ होता है, कमाड़ा होता है, वह थोड़ा बहुत खुला होता है। तो अनीस अहमद जो होता है दरवाजे के पास जब खड़ा हो जाता है तो पहले अपने दोस्त को आवाज़ लगाता है, एक बार लगाता है कि इरफान भाई दरवाज़ा के अंदर हो तो एक बार बाहर आ जाओ। लेकिन इरफान का कोई अंदर से रिस्पॉन्स नहीं आता है। अब अनीस जो होता है उसी समय परेशान हो जाता है कि आखिर इरफान अगर घर के अंदर होता तो आ जाता है, उसकी पत्नी होती, उसकी बेगम, उसके बच्चे होते ज़रूर आ जाते हैं, लेकिन आखिर दरवाज़ा क्यों खुला हुआ है। तो अनीस जो होता है इधर इरफान को बार बार आवाज़ लगाते लगाते जब परेशान हो जाता है तो खुद फैसला लेता है कि चलो अंदर से अब देख लिया जाए, क्यों नहीं आ रहा है, हो सकता है घड़ी निद्रा में सोया हो। अनीस जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचता एक हाथ पे कपाड़ पे हाथ लगाता है तो कमाड़ अपने आप खुल जाता है। लेकिन अंदर जो होता है एक महिला का हाथ दिखाई देता है। उसी वक्त चौंक जाता है, और जब चौंक जाता धन से अंदर जाता देखता है वह महिला कोई और नहीं होती है बल्कि इरफान की अपनी पत्नी होती है, अब सादिया बानू, जो पूरी तरह से वहाँ अब मृत अवस्था, खून से लथपथ अवस्था में पड़ी होती है। तुरंत चौंक जाता है और चौंकने के बाद घाट के गाँव में जाता है। इसकी जो सूचना होता है अब सलाहुद्दीन को देता है कि भाई गांव के रहने वाला इरफान की जो अपनी पत्नी होती है अब सादिया पूरी तरह से वहीं ज़मीन पर खून से लथपथ मृत अवस्था में पड़ी हुई है। इस तरह का खबर जब प्रधान साहब सलाहुद्दीन को लगता है तो अपने कुछ अधिकारियों को साथ लेते हैं और इरफान के घर धमक जाते हैं। और घर के अंदर जब दाखते देखते हैं कि सही में जो तख्त है उसी के बगल जो होता है इधर अब सादिया पूरी तरह से खून से लथपथ पड़ी हुई है। तब तक काफ़ी लोग वहाँ जमा हो जाते हैं। कुछ लोग जो होते हैं थोड़ा से जैसे बरामदे के साइड में जाते हैं। अब वहाँ जो होता है पाते हैं कि इधर इरफान भी पूरी तरह से खून से लथपथ मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। लोगों की जो नज़रें होते हैं वहीं दूसरी तरफ जाते हैं, देखते हैं कि एक खटिया होता है छोटा सा, उसी खटिया पर अब इरफान के अपनी एक 2 साल का बच्चा भी होता है, जो पूरी तरह से वह भी
मृत पड़ा होता है। लोग नज़ारा देखते साहब चल जाते, लेकिन दूसरी तरफ जब खबर जाता है तो पता चलता है कि दूसरी साइड में जो होता है इरफान का एक अपना 10 साल का और साथ में एक अपना 5 साल का बेटा पूरी तरह से वहाँ अचेत और बेहोशी की अवस्था में पड़े होते हैं। तुरंत इस मामले को लोग गंभीर समझते हैं, अफरा तफरी मच जाती है। इसकी जो सूचना होता है अब अपने नज़दीकी पुलिस थाने में दे दिया जाता है। अब वहाँ के अधिकारी जैसी खबर पाते हैं तो अपने दलबल टीम को लेते हैं और लेने के बाद ठीक जो होता है अब भलवरिया गांव पहुंच जाते हैं। और जैसे ही भलवरिया गांव पहुंचते हैं थाना प्रभारी अखिलेश मिश्रा तो नज़ारा जो देखते हैं भाई त्रिवेणी हत्या का, तुरंत चौंक जाते हैं। पुलिस की जो टीम होती है इस मामले को गंभीर से जब देखती है तो तरीके से जाती है। अब इधर सबसे पहले जाकर सादिया के तरीके से बॉडी का निरीक्षण करती है तो पता चलता है कि सादिया के साथ बहुत ही गलत तरीके से व्यवहार किया जा चुका है, क्योंकि जो आस्था होती है, जो कपड़े होते हैं काफ़ी बयां कर रहे होते हैं। पुलिस की जो टीम होती है तो तरीके से निरीक्षण तो करती है, लेकिन जैसे ही पहुंचती है इधर इरफान के बच्चों के पास, जिसकी उम्र 10 साल और 5 साल के आसपास होता है, पता चलता कि दोनों बच्चों के अंदर अभी भी सांसें चल रही है और उनके सर पर चोटें लगी हुई हैं। पुलिस की टीम जो होती है तुरंत उसी वक्त इलाज हेतु अपने नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है जिला वाइज उसी में भिजवा देती है। और इधर घटना का पुलिस की टीम निरीक्षण करती है तो माहौल ख़राब होने लग जाता है और घटना स्थल पर ही जो होता है इरफान के अपने भाई भी पहुँचते हैं तो तरीके से देखते नज़ारा हुआ कि धाड़े मारकर घर में 3 हत्या का इस तरह रात देख कर चीख चिल्लाना शुरू कर देते। पुलिस की टीम माजरे को समझती है, बॉडी को वहीं पंचनामा भर्ती उठाकर अपने अब नज़दीकी सरकारी अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। लेकिन पुलिस की टीम जो होती है इरफान के भाइयों से यह जानना चाहती थी कि आखिर जो होता है इरफान के घर में जो होता है और किसी का आना जाना था या किसी के साथ दुश्मनी बनी हुई थी। पुलिस की टीम काफ़ी उलझने वाले सवाल जो होता है इरफान के भाइयों से पूछताछ करती है। अब दोनों भाई पुलिस के सामने कुछ बतलाने से इनकार कर जाते हैं, क्योंकि वह नहीं कह पाते हैं कि आखिर इरफान का कोई अपना करीबी दोस्त जिगरी दुश्मन भी हो सकता है। लेकिन वहाँ पर कोई सबूत ना मिलने पर पुलिस की जो टीम होती है इस मुकदमे को अब अज्ञात हत्यारे का मुकदमा दर्ज कर लेती है। अब इस केस के हत्यारे के सच्चाई जाने के लिए अखिलेश मिश्रा जो होते हैं पूरी तरह से अब जड़ पड़ जाते हैं। गांव में काफ़ी लोग से पूछताछ करते हैं क्या इरफान के जो होता है घर में किसी का बाहरी व्यक्ति का 25 नवंबर के अब रात के लिए आना जाना था। लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं साहब, उनको भी नहीं पता होता। आखिर पुलिस की टीम उलझन में पड़ जाती है। लेकिन इधर पुलिस की टीम जानना चाहती थी कि आखिर अस्पताल में भर्ती जो होता है इरफान के दोनों बच्चे का हालत इस समय कैसे है। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है काफ़ी हताश हो जाती है और ना इधर जो होता है इरफान और ना सादिया ना उसके बच्ची की हत्या के बारे में कोई खबर नहीं पाती है। लेकिन अब पुलिस करे तो करे क्या, आखिर कौन से एंगल से पुलिस की टीम इस केस को जांच पड़ताल करे। और बड़े अधिकारी भी आ जाते हैं, पड़ोसी की टीम भी आ जाती है और डॉक्टर की टीम भी आ जाती है। उसका की टीम जब आती है आने के बाद घटना का तौर तो निरीक्षण तो करती है, लेकिन एक जगह जाती है और बार बार दाएं तरफ भोंकना शुरू कर दी। पुलिस की टीम समझ जाती है बस करो हत्यारा जो होता है इसी इलाके से निकल कर दूसरे इलाके में गया हुआ है। और तभी पुलिस को खबर लग जाता है कि आखिर जो होता है अस्पताल में भर्ती इरफान की जो अपनी बच्ची होती है वह होश में आ चुकी है। पुलिस की टीम वहाँ जब पहुँचती है तो उस बच्ची से पूछताछ जब शुरू कर देती है तो बच्ची कहने लग जाती है कि हम तो अपनी माँ से पानी मांगने के लिए रात को लगभग 1 बजे के आसपास उठे हुए थे, लेकिन पानी मांगते ही अचानक हमारे पास कोई आता और बड़ी तेज़ हमारे सर पर प्रहार करता है और फिर हम नहीं समझ पाते अचानक हमें नींद कैसे आ गई। पुलिस की टीम समझ जाती है कि बस करो हत्यारा जो भी होगा यह पूरी तरह से इरफान को जानता पहचानता होगा, क्योंकि बिना इरफान के ही आर्डर के कतई अंदर आ नहीं सकता है। या तो लूटपाट देखा जाए या तो फिर जो होता सादिया के साथ गलत व्यवहार का पूरी तरह से प्रेम रिश्ते में संबंध जोड़ा जाए। और तब तक रिपोर्ट भी आ जाए, पता चलता कि सादिया के साथ है पहले तो गलत व्यवहार फिर उसकी बड़े बेरहम तरीके से हत्या की गई है। और इधर इरफान के सर पर किसी वजनदार पत्थर से चोट मारा गया है, बाद में ब्लड जमने की वजह से उसकी मौत हो चुकी है। और बच्चा जो 2 साल का होता है उसका सांस फूलने की वजह से ही उसी चारपाई पर मौत हो चुकी होती है। पुलिस के सामने त्रिवेणी हत्या का जो राज होता है एक उलझन भरी बन जाता है। और पुलिस की जो टीम होती है अब जानना चाहती है कि आखिर जो होता है इरफान के घर में अगर आना था तो उसके अलावा कौन आता था। इसलिए पुलिस की जो टीम होती है काफ़ी लोगों का मुखबिरों को अलर्ट कर देती है। महिला मुखबिर होते हैं, गांव में जाते हैं, काफ़ी लोगों से पूछताछ करते हैं और तभी इरफान के कुछ अपने पड़ोसी महिलाएं भी होती हैं। अब मुखबिर महिला होती है और मुखबिर महिलाओं से जब राज लेती है तो पता चलता है कि हाँ इसी गाँव का रहने वाला इधर अब नसरुद्दीन होता है। नसरुद्दीन जो होता है जब से देखा कि आखिर जो होता है इरफान और उसकी पत्नी और उसके बच्चों की बेरहम की हत्या करके बॉडी को ले जाकर कब्र में दफनाया गया, तो रात के टाइम तो घर तो रहता है लेकिन रात को लगभग 2 बजे के आसपास कब्र में जाता, वहीं चीखता चिल्लाता रोता भी है। तो उसकी टीम समझ जाती है कि माजरा कुछ और हो सकता है। आखिर पता तो नसरुद्दीन को होगा सच।
और वहीं जाकर उसका बराबर जो होता है रोना धोना होता। और मुखबिर जैसे यह महिला खबर पाती है, इसको जो सूचना होता है अब जाकर मिश्रा साहब को दे देती है। मिश्रा साहब समझ जाते, पुलिस की जो टीम होती है अब जानना चाहती है नसरुद्दीन आदमी कैसा था। और जब गाँव में पुलिस की टीम पहुँचती है नसरुद्दीन के बारे में अब जब जानकारी पता चलता कि वह एक जाना माना इस इलाके का एक शराबी और नशेड़ी था, मनमर्जी का आदमी था। उसकी अपनी पत्नी होती है लेकिन विरोधी होती है, कई दिनों से मायके पड़ी हुई है। पुलिस की टीम माजरा समझ जाती है और चंद मिनट के अंदर वह जानना चाहती है कि आखिर नसरुद्दीन उस कब्रिस्तान में जाकर चीखता और चिल्लाता क्यों है। पुलिस की टीम पहुंचती है, उसके घर से कुछ धर दबोचे लेकर थाने पहुंच जाती है। लेकिन नसरुद्दीन कोई ऐसा साथी मुजरिम था नहीं जो पुलिस के सामने टूटे ना। लेकिन अब त्रिवेणी हत्या का जो राज खोलता है, जो कहानी बयां करता है, इससे सुनकर लोगों के रोंगटे तक खड़े हो जाते हैं। असल में उत्तर प्रदेश का एक जाना माना जिला पड़ता है अब आजमगढ़, उसी के अंतर्गत एक जाना माना मुबारकपुर इधर कस्बा पड़ता है, उसी के अंतर्गत एक जाना माना इब्राहिमपुर अब भला गाँव पड़ता है। और उसी गांव के रहने वाले इधर अब्दुल कयूम होते हैं। उनके परिवार में टोटल 4 बेटे होते हैं, अब जिसमें इमरान और इधर इरशाद और साथ में इकबाल और सबसे छोटा इरफान होता है। लेकिन इधर अब चारों के चारों जो बच्चे होते हैं ऑलरेडी शादीशुदा भी होते हैं। अब उनके पास जितने ज़मीन होते हैं उन्हीं ज़मीनों का अलग अलग बंटवारा करते हैं और चारों बच्चों को अलग अलग मकान बनवा देते हैं और चारों बच्चों अपनी पत्नी अपने बच्चों को लेकर आराम से रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन इरफान की जो शादी होती है घटना से मात्र अब 10 साल पहले जाकर सादिया से हो जाता है। सादिया से तब होता है जब इरफान अपने एक दूर के रिश्तेदार के घर बराबर आना जाना लगा देता है। इसी बीच अब सादिया का खुरफुस्ती जो होता है शादी के पहले जब देखता है तो दीवाना सा हो जाता है। अब इस तरह दीवाना सा हो जाता है कि दोनों प्रेम प्रसंग जारी कर देते। इसकी जो सूचना होता है जाकर अब अब्दुल कयूम को लग जाता है। तो अब्दुल कयूम जो होता है जाकर इरफान के शादी के लिए और तुरंत बात करते हैं सादिया के घर। सादिया के घर वाले जो होता है बड़ी जल्दी देख रेख करते हैं इरफान के साथ जाकर। अब सादिया का निगाह हो जाता है। अब सादिया अपने शौहर जो होता है इरफान के साथ अपनी ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत तरह से बिताती है। लेकिन बीतते बीतते शादी के 5 साल जब बीत जाता, सादिया जो होती है टोटल अब 2 बच्चों की माँ भी बन जाती है, जिसमें एक बेटी होती है जो बड़ी होती है जिसका नाम अमायरा होता है, जिसकी उम्र लगभग अब इधर 9 साल के आसपास होता है घटना के वक्त है। और एक बेटा होता है जिसका नाम अमन होता है, जिसकी उम्र घटना के वक्त लगभग अब 5 साल के आसपास होता है। अब दोनों बच्चों के साथ जो होता है इरफान अपनी ज़िंदगी बड़े खूबसूरत तरीके से बिताना शुरू कर देता है। अब लेकिन जैसे ही 5 साल का वक्त और बीतता तो उसी बीच अब सादिया जो होती है तीसरे बच्चे की माँ भी बन जाती है, जिसमें एक बच्ची होती है। अब उस बच्चे के साथ आराम से अपनी ज़िंदगी जो होता है सादिया इरफान के साथ जीवन यापन करना शुरू कर देती है। लेकिन इसी बीच उसी गाँव का रहने वाला इधर अजीज़ अहमद भी होते हैं। उनके परिवार में उनके टोटल 2 बेटे भी होते हैं, जिसमें अब बड़ा बेटा अजहरुद्दीन होता है और छोटा बेटा इधर नसरुद्दीन होता है। अब नसरुद्दीन जो होता है मौके पर अपनी ज़िंदगी एक अमारापन में गुजारता है। उसके जो व्यवहार होते हैं लोगों के विरुद्ध अचेत होते हैं, झगड़े तकरार उसके लिए एक आम बात होता है, क्योंकि उसके जो अपने करीबी दोस्त भी होते हैं वह भी उसके रास्ते पर चलते, जिसकी वजह से उसके लफड़े हर दिन गांव में होते रहते थे। उसके जो पिता होते हैं अजीज़ अहमद उसके इस हरकत से काफ़ी ऊब चुके होते हैं, तो सोचने लग जाते कि चलो अब उसे रास्ते पर लाने के लिए हमें कोई जुगाड़ पानी तो करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसका निगाह करने के लिए अब काफ़ी लड़कियों की तलाशी करते हैं। उसकी नज़रों में जो होता तभी रिहाना नाम की एक युवती आती है और जाकर अनफान नसरुद्दीन के साथ निगाह करा दिया जाता है। अब नसरुद्दीन जब अपने इधर ससुराल पहुंचती है शादी के कुछ दिन बाद उसको समझ आ जाता है कि हमारे जो पति है एक नंबर का नशेड़ी है और साथ में लती भी अलग है। क्योंकि जब रात का वक्त होता है तो नसरुद्दीन की जो इच्छा होती है ऐसी इच्छा में आ जाता है जिसकी कल्पना रिहाना कभी नहीं कर पाती है, क्योंकि सारे हदों को पार करते हुए रिहाना के साथ गलत व्यवहार हर वक्त निकाल देता था। और रिहाना जिसकी वजह से अपने पति से झगड़ा करना शुरू कर देती, कैसे न तैसे कर रिहाना बच्चों की माँ भी बन जाती है। लेकिन जब पारिवारिक खर्चा नसरुद्दीन देखता है तो वह भी परेशान तो हो जाता है, लेकिन अपने परिवार का गुजारा भत्ते के लिए फरीदाबाद चला जाता है जो हरियाणा में पड़ता है। अब वहाँ जाकर एक जो होता है ईशान एक फैक्ट्री होता है, उसी में जाकर मौके पर अब चप्पलों के कारखाने में काम करना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे कुछ दिन का वक्त बीतता है तो उसके पास ठीक ठाक पैसे आने लग जाते हैं और उसी पैसे से अब अपने नशे और अपने जो होता है आशिकनी दिखाना शुरू कर देता है। काफ़ी जगह जाना शुरू कर देता है। काफ़ी सारे उसके पैसे उसके जेबों से कब ख़त्म हो जाते हैं नसरुद्दीन का पता नहीं चलता है। लेकिन जब अपने गांव पहुंचता तो अपनी पत्नी जो होती है अब रिहाना के हाथ में एक पैसे नहीं रखता, जिसकी वजह से रिहाना अपने पति नसरुद्दीन से झगड़े तकरार करते करते थक हार जाती और नसरुद्दीन जो होता है
दुकान पर जब जाता तो वहाँ नशे की काफ़ी सारी गोलियां लेता, फिर रात के टाइम सेवन करता, फिर रिहाना के सारी हदें को पार कर देता। और रिहाना 2 तरीक़ों से इस तरह परेशान हुई थी, फैसला लेती हमेशा में से लेकिन मायके जाने का, और मायके चली जाती है। लेकिन इधर जो होता है नसरुद्दीन अपनी पत्नी से अब दूरीपन पाने के लिए जो होता है वह रास्ता जो तोड़ा था जोड़ने के लिए कोशिश तो करता, बार बार ससुराल तो जाता, लेकिन उसको अब रिहाना कभी भाव नहीं देती, जिसकी वजह से खाली हाथ वापस तो आ जाता है। लेकिन जैसे ही अब कुछ महीने का वक्त बीता, नसरुद्दीन को अब दोबारा वही लत का पूरी तरह से यादें और किरोने आने लग जाते हैं, जिसकी वजह से नसरुद्दीन सोचने लग जाता काश कोई औरत ज़िंदगी में आता, फिर वही अपना शुरुआत होता है। अब इसके लिए नसरुद्दीन जो होता है एक छूटे हुए बैल की तरह इधर भटकना शुरू कर देता है। तभी एक दिन उसकी नज़र में जो होता है अब कैसे ना तैसे कर इधर इरफान की जो अपनी पत्नी होती है मौके पर अब सादिया आ जाती है। लेकिन सादिया की खूबसूरती को जब देखता करने लग जाता है, भले ही सादिया 3 बच्चों की माँ है लेकिन देखने भाई खूबसूरत है, जिसकी वजह से अब सादिया के साथ शादी हर्षतें पूरा करने के लिए अब सादिया के घर इर्द गिर्द अब चक्कर लगाना शुरू कर देता है। और तभी घटना से मात्र एक दिन पहले सादिया के जब घर जाता है तो जो आंगन होता है वहीं 4 दीवारी होता है, उसी पे नसरुद्दीन चढ़ जाता और नज़ारा देखता कि आखिर जो होता है सादिया अपने पति इरफान के साथ गांव के बाहर जो खेत है वहाँ अकेला रहा करती थी। वहाँ तो इसके इरफान के अलावा कोई किसी का आना जाना नहीं। मौका देखने में अब उधर जो होता है नसरुद्दीन को अच्छा लग जाता है, रास्ता भी साफ साफ दिखता है, जिसकी वजह से अब नसरुद्दीन फैसला लेता है। तभी जैसे ही अब वही 24 और 25 नवंबर साल 2011 का अब रात का वही लगभग अब 10 बजे के आसपास का टाइम होता है, नसरुद्दीन जो होता है मेडिकल से लाई हुए कुछ गोलियों को सेवन कर लेता है जो पावर का होता है, और फिर सेवन करने के बाद पहुंच जाता है अब इरफान के घर के पास, क्योंकि इरफान का जो घर होता है गांव के बाहर ही होता है जिसे लोग डड़वा बोलते हैं। अब जब वही नसरुद्दीन पहुंचता है देखता है 4 दीवारी तो है लेकिन टीन शेड लगा हुआ है। उसे देखकर उसको अंदाज़ा हो जाता है कि मामला अच्छा है। लेकिन जब दरवाजे के करीब जाता है देखता है कि दरवाज़ा तो होता नहीं है, सिर्फ एक बांस की बल्ली लगा हुआ, ताकि कोई आदमी अगर आए तो बल्ली की वजह से गिरे तो आवाज़ हमें सुनाई दे। लेकिन नसरुद्दीन समझ जाता कि अगर बांस गिरेगा तो समझ जाएंगे, और उसी वक्त नसरुद्दीन जो था दीवार फाँद का 4 दीवारी वाला फाँद कर अंदर जाता है। लेकिन बांस सोचता है खोलें, और खोलने की कोशिश तो करता है लेकिन तब तक बांस गिरता है, आवाज़ कर जाता है। इरफान का जो नज़र होता है उसी वक्त 4 चौंध होता है, सामने जब पाता है नसरुद्दीन तो जैसे करीब जाता तो उसी वक्त नसरुद्दीन अपने पास रखे हुए एक ईंट को उठाता है और फिर इरफान के सर पर प्रहार करता है, जिसकी वजह से इरफान वहीं दुनिया छोड़ के चला जाता है। और तब तक अपने बच्चे के साथ सो रही सादिया का उसी समय नींद टूट जाता। सादिया जब उठती है सामने नसरुद्दीन को देखती है, और नसरुद्दीन जैसे सादिया को हालत को देखता है तो उसके मन में एक भावना जाग जाता। उसी भावना के साथ सादिया के साथ बहुत बेहतर तरीके से गलत काम कर देता है, जिसके बाद सादिया चेत हो जाती है। लेकिन तब तक सादिया का अपना जो बच्चा होता है जिसकी उम्र लगभग 5 साल के आसपास होता है वह भी मौके पर पानी के बहाने पहुंचता है। लेकिन पानी के बहाने जब पहुंचता तो है लेकिन देखता है नसरुद्दीन बच्चे की नींद टूट रही है, तो उसी वक्त एक पत्थर से अब जो होता है उस 5 साल के बच्चे के ऊपर प्रहार कर, जिसकी वजह से वो बच्चा बेहोश हो जाता है। तब तक उस बच्चे के ऊपर भी वही हाल कर देता है। और इधर जो होता है तुरंत अब इधर जैसे सादिया के हालत को देखता है तो उसी समय समझ जाता मामला का खुलासा ना हो जाए, जिसकी वजह से सादिया के ऊपर उसी पत्थर से बड़े बेरहम तरीके से प्रहार करता है और सादिया इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। अब इधर तो तरीके से अपने कर्म को अंजाम देने के बाद जैसे चारपाई पर रखे हुए तकियों का देखता है कि नीचे एक 2 साल की जो बच्चा होता है पूरी तरह से वह भी मौत के मुंह में सो चुका है। और तुरंत इस तरह की घटना को अंजाम देने के बाद बाहर निकलता 4 दीवारी से फिर फरार हो जाता है। और जब अपने घर पहुंचता है, घर पहुंचने को अपनी भाभी के सामने खड़ा होता है, उसकी भाभी देखकर चौंक जाती है। अपने पास एक मोबाइल निकालता है, रखा हुआ निकाल कर दिखाता तो उसमें जो तो रिकॉर्डिंग होता है सादिया के साथ सारी हरकतें गलत काम वाले व्यवहार वाले, और देखकर उसकी भाभी सनस रह जाती, डांट फटकार लगाती है, रात छुपाने के लिए तौर तरीके से प्लान बतला लेती है। और इधर नसरुद्दीन मोबाइल को लेता जाकर नाले में डंप कर देता है और उसकी भाभी उसकी सहमति देती है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने सच्चाई जब आता है लोगों के रोंगटे तो खड़े होते हैं। इसकी खबर जब सादिया के भाभी और साथ में नसरुद्दीन की भाभी को लगता है तो सनस रह जाते हैं। पुलिस की जो टीम होती है अब जाकर नसरुद्दीन के भाभी को भी कब्जे में लेती है और दोनों को ले जाकर वहाँ के जेल में डाल देती है और दोनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए सजा को पीछे डाल दिया जाता है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है यह हमें किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।